हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप जो है काफ़ी अच्छे होंगे। मुझे ऐसा लगता है ठंड का ठंड का समय आ चुका है। सबके सिर में टोपियां पहन ली होंगी, सबने अपने सिर में टोपी रखना शुरू कर दिया होगा। और क्या हो रहा है सर, बहुत ही मज़ा आ रहा है ठंड के समय में पढ़ने में। आप सभी को मेरे बारे में पता है, मेरा नाम सूरज है। हम क्या कर रहे हैं सर, बायोटेक्नोलॉजी हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें 2 लेक्चर आपके सामने आ चुके हैं। मैं बायोटेक के संग आपको एक चैप्टर पढ़ाना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम क्या है ना सर, चैप्टर का नाम ये है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये क्या है सर, चैप्टर का नाम है। तो आप क्या बायोटेक में 2 ही लेक्चर पढ़ाओगे? बायोटेक तो आप कह रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या 2 लेक्चर से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे? नहीं, देखो ऐसा होता है ना कि जब हम बायोटेक पढ़ते हैं तो हमें साथ में जरूरत होती है किसकी? इस वाले टॉपिक की। अब इस वाले टॉपिक की जरूरत होती है तो हमें बायोटेक समझ में आती है। बायोटेक को समझने के लिए हमें आना चाहिए सर क्या? मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो कि हमारा क्या है सर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स यानी जेनेटिक्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए। साथ में हमें क्या होना चाहिए ना सर, एमबीआई आना चाहिए। अब ये एमबीआई क्या होता है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिर आपको आती है सर बायोटेक। तो बायोटेक में भी 2 चैप्टर आते हैं सर, कौन से? एक तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, तो ये होता है एक। और एक क्या होता है सर, उसकी एप्लीकेशन। तो आप देखना ना, ये 4 टॉपिक कहाँ के हैं सर? ये 4 टॉपिक जो कि मेंडेलियन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस बायोटेक एंड एप्लीकेशन। तो सर ये 4 चैप्टर हैं हमारे इंटर के। और ये चैप्टर है हमारा एक 11th का। एक चैप्टर कहाँ है सर? ये 11th का। अगर आप वेटेज देखो तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के क्वेश्चन आते हैं सर 5। पहले आते थे 3 4 पर अब 6 भी आ रहे हैं, तो आप मिनिमम तो 5 मान के चलो। तो एक चैप्टर से 5, मेंडेलियन जेनेटिक्स से 6, मॉलिक्यूलर बेसिस से 9, बायोटेक से दोनों के मिला के 12। तो मेरी दूर की मैथ तो कमजोर है, पर मुझे इतना पता है कि 11 और 9 कितना होता है? 20। तो 12 और 9 कितना होगा सर? 21। 21 और 5 कितना होता है? 26। और 26 और 6 कितना होगा सर? 32। तो क्या बात कर रहे हो सर, 120 से 128 नंबर का पेपर यहां से आता है? हाँ, तो 120 नंबर का जो पेपर आता है सर, वो हमारे 5 चैप्टरों से आ जाता है। मतलब कि आप देखो 360 की क्या आती है सर? बायो। और अगर मैं इसमें से 120 घटा दूं तो कितना होगा सर? 0। 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 240। कैसा ही हो रहा है? 240 में आप 120 जोड़ो, 0 4 2 6 और 2 और 1 3। हाँ, तो देखो 120, 12 24 12 36, 12 चौको 48, यानी कि 12 36। ये हो क्या रहा है? ये दूर की मैथ सही है। 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 1 2 3 2 4 6। हाँ, तो देखो लगभग 1/3 भाग कहां से आ रहा है सर? सिर्फ 5 चैप्टरों से आ रहा है। और टोटल चैप्टर कितने हैं सर हमारे? लगभग 30 चैप्टर तो हैं, या 28 हैं। तो इतने चैप्टर हैं, उनमें से सिर्फ इन चैप्टरों से लगभग 120 मार्क्स का पेपर आ जा रहा है। तो क्यों ना हम पहले इन चैप्टरों को कर ले। हम क्यों पहले जो है वो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिनमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हैं। और इनको आपको क्या करना है सर, वन शॉट से नहीं देखना है, आपको इनके पूरे लेक्चर करने हैं। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगर ये नहीं आया तो ये समझने में दिक्कत होगी, ये समझने में दिक्कत हुई तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस गया, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस गया तो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और एप्लीकेशन खराब हो गया। तो आइए हम बात करते हैं इस चैप्टर की, जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो ठंड की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के साथ। तो आइए जान लेते हैं व्हाट इज सेल। सर सेल क्या होता है ये तो बताओ। तो अगर आप कभी भी कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आपको क्या पता होने चाहिए सर? उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। तो आज की क्लास में हम ऐसा नहीं कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन को समझा देंगे,
आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के लिए बेसिक्स पढ़ लेंगे सर, कि हमें कौन से बेसिक आ जाने चाहिए जिससे हमारा ये चैप्टर क्या हो जाए सर, स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि कभी भी किसी का अगर आपको चैप्टर को स्ट्रांग करना है तो उसके बेस आने बहुत जरूरी हैं। तो बेस के लिए हम क्या करेंगे, हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन तो लिखा है, पर सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिरकार सेल क्या होता है। तो सेल क्या होता है ना सर, आपको ये पता है कि लाइफ कहाँ इवॉल्व हुई, तो लाइफ इवॉल्व हुई थी वाटर में, और वाटर में अगर कोई लाइफ इवॉल्व हो रही है तो वाटर में चारों तरफ क्या होता है सर, पानी ही पानी। तो वाटर का मतलब ही क्या होता है सर, पानी पानी। तो वाटर में क्या होता है, मैं पानी पानी हो गई कि केमिकल रिएक्शन किसमें होंगी सर, वाटर में होंगी। तो ये क्या है सर, ये है हमारा आउटर इन्वायरमेंट। तो आउटर इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है सर, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसमें सारी रिएक्शन कहाँ हो रही है सर, एक पानी के अंदर हो रही है। तो अगर आप किसी ऐसे डिब्बे को नहीं लाते जिसमें केमिकल रिएक्शन अलग तरीके से हो बाहर के कंपैरिजन में, यानी कि बाहर के कंपैरिजन में अंदर की रिएक्शन अलग तरीके से चल सके, तो आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट को सेपरेट करने के लिए जो चेंबर आया वो क्या था सर, सेल था। तो सेल की डेफिनेशन लिखो, सेपरेट करता है आउटर एंड इनर इन्वायरमेंट को। तो सेपरेट आउटर एंड इनर इन्वायरमेंट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सेल क्या है सर, सेल कुछ नहीं है। सेल क्या काम करता है कि आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से क्या करता है सर, सेपरेट करता है। क्योंकि इस सेल के अंदर भी क्या होगा सर, वाटर ही होगा, और इसमें भी क्या चल रही होंगी सर, केमिकल रिएक्शन चल रही होंगी। तो बाहर की केमिकल रिएक्शन और अंदर की केमिकल रिएक्शन में चेंज हो सके, तो एक ऐसा चेंबर या क्लोज स्ट्रक्चर आया जिसने आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से क्या कर दिया सर, सेपरेट कर दिया। और ये मेडअप किसका था सर, ये जो इन्वायरमेंट को सेपरेट कर रहा था, जो ये कि चेंबर आया, ये मेडअप ऑफ लिपिड था सर। ये किसका बना हुआ था, मेडअप ऑफ लिपिड। और लिपिड में भी कौन सा लिपिड सर, फॉस्फोलिपिड। तो अगर आपसे पूछ लें कि लिपिड कौन सा, तो लिपिड में आप लिखो क्या सर, फॉस्फोलिपिड। तो क्या हुआ, सेल की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज सेल। तो सेल होता है सर, ये सेपरेट करता है आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट को, मेडअप ऑफ लिपिड। किस यानी वॉल जो मेम्ब्रेन होती है इसकी, ये भी लिख सकते हो वॉल और मेम्ब्रेन मेडअप ऑफ लिपिड। और लिपिड में भी कौन सी लिपिड सर, फॉस्फोलिपिड। तो आपके सामने ये समझ में आ गया। और जो ये लिपिड होता है ना सर, यही अलग करने का काम करता है, क्योंकि लिपिड ऑयल आपने सुना होगा ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल फॉर्म होती है सर। तो अगर इनसॉल्युबल फॉर्म होगी तो वो आउटर और इनर एनवायरनमेंट को सेपरेट करने का काम करेगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखने जा रहा हूं, आइए देखते हैं उसका आंसर कौन देता है। कमेंट में आप अपना आंसर लिख देना। पहला आपके सामने क्वेश्चन आ गया, सर पढ़ाते ही क्वेश्चन कराओगे? हाँ, क्योंकि आपका जो है ना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है और आपको जो है उस लेवल पे लेके जाना है, ताकि आप जो है कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट कर सको। तो जैसे ही आप थ्योरी पढ़ो, जैसे फिजिक्स में क्या होता है, आप थ्योरी पढ़ते हो, उस कॉन्सेप्ट को समझ के तुरंत न्यूमेरिकल बनाते हो उस टॉपिक के ऊपर, सेम बायो में भी यही चलेगा। तो क्वेश्चन लिखो, आप क्या क्वेश्चन लिखोगे, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन, और आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, ए सर यूकैरियोट्स, बी प्रोकैरियोट्स, सी क्या लिखोगे सर, सी लिखेंगे हम आर्की बैक्टीरिया, और लिखो डी। यह है हमारा ए से, अगर आपको मजा दिलाना है तो ए से आगरा, बी से बदलापुर, सी से जो है कुछ भी कर लो और डी से भी कुछ भी कर लो। तो ए से आगरा, बी से बदलापुर, सी से चेन्नई, डी से ढोलकपुर। तो ढोलकपुर में कह रहा है ऑल। तो आप आंसर बताओ सर, इसका क्या आगरा होगा, क्या बदलापुर होगा, क्या चेन्नई होगा, क्या ढोलकपुर होगा। तो कह रहा है सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन। तो आपको ये पता है कि प्रिमिटिव सेल जो था ना सर, वो हमारा
प्रोकैरियोट्स आया था। प्रोकैरियोट्स हमने कहाँ पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वो भी हमने स्टार्ट किया है। तो आपको नहीं पता है तो आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पहला लेक्चर देखो। तो हमारे जो फर्स्ट सेल थे सर प्रोकैरियोटिक सेल थे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाई जाती पर उसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन अगर प्रोकैरियोट्स में है तो आर्कीबैक्टीरिया में भी होगी, क्योंकि प्रोकैरियोट्स किस में आते हैं ना, आर्कीबैक्टीरिया किस में आते हैं सर? प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में तो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा सर? ऑल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपके सामने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी दूंगा, क्योंकि आपका पैटर्न कुछ भी नहीं पता है, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो इतना बड़ा नहीं लिखता हूं, S1 S2 लिख देता हूं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है सर, और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, उसके बारे में समझो। स्टेटमेंट 1 कह रहा है क्या? all living cell have cell membrane, all living cell have क्या? cell membrane। स्टेटमेंट 2 आपसे कह रहा है कि डेड सेल नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन। तो देखो इसमें बताओ क्या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, क्या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, क्या स्टेटमेंट 1 2 बोथ करेक्ट, या स्टेटमेंट 1 2 बोथ रॉन्ग। आपको ये ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है ऑल लिविंग सेल हैव सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है डेड सेल नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है। तो लिखो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो देखो जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं उसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो आपको क्या समझ में आया सर? दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ये पता चल गया आपको सेल क्या होती है सर। सेल होता है कुछ नहीं, ये आउटर एनवायरनमेंट को इनर एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। ये बनी होती है सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड। लिपिड कौन सा सर? फॉस्फोलिपिड। और क्या करता है सर? जो सभी में क्या पाई जाती हैं, यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो, सब में जो है सेल मेम्ब्रेन होती है। और क्या कहते हैं, लिविंग सेल में क्या होती है सर? सेल मेम्ब्रेन होती है। तो अब सेल की रिक्वायरमेंट लिख लो कि रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सेल। तो आपके सामने मैं लिख देने जा रहा हूं रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सेल्स। तो पहली रिक्वायरमेंट लिखो, उसके अंदर क्या होना चाहिए सर? सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट है। अगर सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगी। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है सर? कि उसमें डीएनए होना चाहिए। और डीएनए क्या करता है ना सर? डीएनए क्या करता है? लिखो स्टोर इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन किसकी? इंफॉर्मेशन फॉर ऑल बेसिक प्रोसेस, फॉर बेसिक प्रोसेसेस। यानी कोई भी प्रोसेस करानी हो तो उसमें कौन कराएगा सर? डीएनए कराएगा। तो डीएनए क्या करेगा? स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन फॉर बेसिक प्रोसेसेस या प्रोसेस। सी क्या होना चाहिए? उसमें ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होनी चाहिए। अब सेल है तो सेल ऑर्गेनील्स भी होंगी क्योंकि जो ऑर्गेनील्स होती है ना वही तो फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगी। तो क्या होना चाहिए सर? सेल की रिक्वायरमेंट में क्या होगा? ऑर्गेनील्स आर प्रेजेंट। डी आपसे क्या कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो अगर मैं आपसे सेल की रिक्वायरमेंट पूछूं कि किसी सेल को बनाने के लिए आपको क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो पहला तो सेल के पास क्या होना चाहिए सर? सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। डीएनए होना चाहिए। डीएनए का काम क्या होता है ना सर? डीएनए करता है स्टोर इंफॉर्मेशन को फॉर बेसिक प्रोसेसेस।
ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसे कि राइबोसोम होता है और अदर ऑर्गेनल्स उसमें पाई जानी चाहिए। मूवमेंट होना चाहिए सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन, यानी अगर कोई सेल है तो इस सेल की मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट भी चलते रहना चाहिए। तो किसी भी सेल की बेसिक रिक्वायरमेंट 4 हैं, अगर ये बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो सेल का अस्तित्व अपने में है। तो आपने रिक्वायरमेंट ऑफ सेल लिख ली। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम क्या करेंगे सर, थोड़ी सी बातें करेंगे। मैंने आपको बोला था मैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर भी पढ़ाऊंगा, तो वो यहां लिख लेना आप क्या, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर। तो आपने क्या पढ़ा था सर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, कुछ रिवाइज है क्या आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है, तो उसमें आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, क्योंकि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से पहले जो चैप्टर आता है वो आता है हमारा सर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो लिखो, एक तरफ आप क्या लिखोगे सर प्रोकैरियोटिक, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे सर हमारा यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है ना सर, प्रोकैरियोटिक में ये होता है कि मान लो ये हमारा क्या है डीएनए, और इसमें डीएनए को क्या कहते हैं सर न्यूक्लियोइड, क्योंकि डीएनए कैसा होता है सर नेकेड होता है। अच्छा, मतलब डीएनए के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन जैसी नहीं मिलती, अगर मेम्ब्रेन मिलती है तो वो कहाँ मिलती है सर यूकैरियोट्स में। ठीक है, अभी हम बात किसी कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। तो डीएनए कहां पाया जाएगा सर साइटोप्लाज्म में, और सारी रिएक्शन कहां होंगी सर साइटोप्लाज्म में। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है ए से बी, पी से क्यू और क्यू से आर, तो इस या फिर आर से एस, एस से आर, आर से एस, कुछ भी कर सकते हो। मान लो ये केमिकल रिएक्शन चल रही है ना सर, तो प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है वो सब साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि डीएनए इसमें कैसा होता है सर प्रोकैरियोट्स में नेकेड होता है, मतलब डीएनए के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, यानी कि इसमें डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो सारी रिएक्शन किस में होंगी सर साइटोप्लाज्म में होगी। तो आप क्या लिखो, इसमें लिखोगे केमिकल रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म, केमिकल रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म। तो केमिकल रिएक्शन सर किसमें होगी साइटोप्लाज्म में होगी, जिसको केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं सर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। वो कहां होंगी सर साइटोप्लाज्म में। और यहां पे क्या होगा, इसके ठीक विपरीत क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाएगा, यानी डीएनए किसमें होगा सर एक चेंबर में होगा जो कि डबल मेम्ब्रेन होगा, यानी कि अगर कोई रिएक्शन इसमें ए से बी हो रही है और क्या हो रही है सर आर से एस कन्वर्ट हो रही है, तो वो एक चेंबर के अंदर होगी। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है ना सर न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि ये तो क्या है सर सेल मेम्ब्रेन है, और सारे में क्या हो रहा है सर कंपार्टमेंट बने हैं। तो अलग अलग रिएक्शन कराने के लिए क्या होगा सर चैम्बर प्रेजेंट होगी। तो एक रिएक्शन तो यहां हो रही है, मान लो आप आर से एस कराओगे तो वो अलग चैम्बर में होगी, ए से बी कोई रिएक्शन कराओगे तो वो अलग चैम्बर में होगी, और कोई रिएक्शन पी से क्यू चल रही है तो सर वो किस में होगी अलग चैम्बर में होगी। मतलब यहाँ पे आपने देखा कि जो सारी रिएक्शन है ना सर वो एक ही चैम्बर के अंदर में हो रही है, यानी साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो सारी रिएक्शन कहाँ हो रही है सर केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में। पर यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सब रिएक्शन को कराने के लिए अलग अलग चैम्बर हैं। तो मल्टीपल चैम्बर कहाँ देखने को मिले सर यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिले। और क्या होता है, क्या इसमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगी, ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, हाँ सर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगी, पर वो कैसी होंगी सर विदाउट मेम्ब्रेन। और यहां पे क्या ऑर्गेनल प्रेजेंट होगी, तो लिखो यस ऑर्गेनल प्रेजेंट, पर वो क्या हो सकती है सर विथ मेम्ब्रेन हो सकती है और विदाउट मेम्ब्रेन हो सकती है, विदाउट मेम्ब्रेन। अब विद मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन के एग्जांपल हम बाद में पढ़ेंगे, पर विदाउट मेम्ब्रेन एग्जांपल आप राइबोसोम लिख सकते हो।
वो तो हमें साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे तो सारे ऑर्गेनल्स किस में होंगे सर, साइटोप्लाज्म में होंगे, यानी कि सारा जो क्या कहते हैं ऑर्गेनल्स होंगे वो प्रेजेंट तो होगी पर वो विदाउट मेम्ब्रेन होगी। बट यहाँ पे क्या होगा सर, ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे, वो विद मेम्ब्रेन हो सकते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन हो सकते हैं। विदाउट मेम्ब्रेन में आपने राइबोसोम लिख दिया। यहाँ पे डीएनए कैसा पाया जाएगा सर, डीएनए होगा नेकेड, यानी साइटोप्लाज्म में होगा, यानी एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर में जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर होगा, पर न्यूक्लियस उसके सराउंड में नहीं होगा। पर यहाँ पे डीएनए क्या होगा, अनदर चैम्बर में होगा। यहाँ यूकैरियोट्स में क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट इन अनदर चैम्बर, इसके लिए भी एक अनदर चैम्बर होगा जो कि क्या होगा सर, हमारा न्यूक्लियस होगा। तो आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल में अंतर पता चला? नहीं पता चला तो बोलो, मैं बता रहा हूं फिर से, कमेंट करो तुरंत। अब लाइव तो है नहीं, आप तुरंत तो कमेंट नहीं करोगे, पर मैं अपनी तरफ से बता देता हूं कि सर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपको ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है ना सर, वो साइटोप्लाज्म में होती है। मान लो अगर कोई रिएक्शन ए से बी चल रही है, पी से क्यू चल रही है, आर से एस चल रही है, तो वो सब कहाँ होंगी सर, साइटोप्लाज्म में होंगी। पर यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है सर, सेपरेशन बढ़ने लगती हैं और अच्छे से केमिकल रिएक्शन होती हैं। जैसे कोई रिएक्शन ए से बी हो रही है तो उसके लिए एक अलग चैम्बर होगा, आर से एस कोई रिएक्शन जा रही है तो उसके लिए एक अलग चैम्बर होगा, पी से क्यू जा रही है तो उसके लिए एक अलग चैम्बर होगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी सर, एक क्लोज स्ट्रक्चर में होगी जो कि मेम्ब्रेन का बना होगा। यहाँ पे ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है, हाँ, तो दोनों केसों में ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है। बट यहाँ पे जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें विदाउट मेम्ब्रेन होती है, पर यहाँ पे जो ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है वो विद मेम्ब्रेन भी हो सकती है और साथ में क्या हो सकती है सर, विदाउट मेम्ब्रेन हो सकती है। डीएनए कहाँ पाया जाएगा, डीएनए जिसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, ये नेकेड डीएनए होता है सर, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। पर यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है अनदर चैम्बर में जिसको हम क्या बोलते हैं सर, न्यूक्लियस। तो यहां तक आप नोट करो, मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ने का काम करता हूं। अब यहां तक हम समझ गए सर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब क्या हुआ, सेल के बारे में हमें पता चल गया कि सेल क्या करता है, आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से क्या करता है सर, सेपरेट करने का काम करता है। एक चैम्बर होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को अलग करता है बाहर की अंदर से। तो ये समझ गए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस भी समझ गए। बहुत बढ़िया सर। अब क्या करेगा, सेल वृद्धि करेगा। जब सेल वृद्धि करेगा तो सेल डिवाइड भी करेगा। तो अब हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है ना सर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ना है। तो सेल क्या करेगा, अपनी ग्रोथ में इनहांस करेगा, यानी सेल क्या बढ़ाएगा सर, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो वो ग्रोथ बढ़ाएगा तो साथ में क्या करेगा, उस ग्रोथ का कुछ इफेक्ट भी तो देखने को मिलेगा, सेल डिवाइड भी करेगा। तो रीजन हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार सेल डिवाइड क्यों करेगा। तो इसीलिए आप अगली हेडिंग डालो, ये क्या होता है, अगली हेडिंग डालो, रीजन वाई सेल डिवाइड। तो रीजन जानेंगे हम, सेल डिवाइड क्यों करता है। तो सेल काहे के लिए डिवाइड करता है, तो सेल पास करता है इंफॉर्मेशन टू डॉटर सेल विच इवॉल्व इन मिलियंस ऑफ ईयर। देखो सेल ने क्या करा, कोई इंफॉर्मेशन बनाई, अब इंफॉर्मेशन उसके पास कैसे आई, सेल क्या करेगा सर, बाहर से सीखेगा। उसको सीखने में ना क्या मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, यानी कि जो सेल ने इंफॉर्मेशन क्या करी सर, मिलियंस ऑफ ईयर में इकट्ठा करी। देखो सेल क्या करता है ना सर, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। ठीक हो गया, इंफॉर्मेशन कहां इकट्ठा करता है, तो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है सर डीएनए में, क्योंकि डीएनए में क्या होती है सर, इंफॉर्मेशन होता है। डीएनए में क्या लोकेट होती है, जीन लोकेट होती है। जीन के पास क्या होती है सर, इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन कहां से आई, सेल से आई। सेल ने उसको इकट्ठा करने में मिलियंस ऑफ ईयर लगाए। तो वो क्या करेगा ना सर, अपनी इंफॉर्मेशन को पास करेगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो नेक्स्ट जनरेशन में पास करने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो इसीलिए लिखो वाई सेल इज डिवाइड। तो सेल पास करता है क्या, इंफॉर्मेशन, सेल पास इंफॉर्मेशन टू डॉटर सेल।
किसमें? डॉटर सेल में। ठीक, जो कि उसने कैसे इकट्ठा करी? विच इवॉल्व, वो इवॉल्व करता है सर, विच इवॉल्व इन मिलियंस ऑफ ईयर, जो उसने क्या करा सर? मिलियंस ऑफ ईयर में इकट्ठा की थी, उस इंफॉर्मेशन को पास करता है। कहां पास करता है सर? डॉटर सेल में। और वो डॉटर सेल में किस तरह से पास करता है तो समझाता हूं मैं आपको। जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है सर? डीएनए पाया जा रहा है। इस डीएनए में क्या करा? इंफॉर्मेशन स्टोर करी। अब ये इंफॉर्मेशन पास करेगा तो सेल क्या था? सेल रिक्वायर या these information require millions of year, यानी एक सेल को जो है ना किसी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में मिलियंस ऑफ ईयर लग गए सर, मिलियंस ऑफ ईयर। उसने क्या करा? इंफॉर्मेशन पास करी। अब वो पास कैसे करेगा उसके बारे में समझते हैं। पहले क्या होगा ना सर? सेल में डीएनए का डिवीजन होना शुरू करेगा, यानी डीएनए डिवाइड नहीं करेगा, डीएनए डुप्लीकेट होगा। हम इस चैप्टर में ये भी समझेंगे कि सेल क्या करता है सर? सबसे पहले ग्रोथ में वृद्धि करता है। सेल ने अपनी ग्रोथ में वृद्धि करी, जैसे ही सेल की ग्रोथ में वृद्धि होगी वो अपनी इंफॉर्मेशन को डबल करेगा सर, यानी कि डीएनए का क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा। तो डीएनए सर ऐसे दो पार्ट में बढ़ गया, यानी डीएनए नहीं, यानी यहां पे क्या हुआ? डीएनए की एक से अधिक कॉपी बनी, जिसको मल्टीपल कॉपी कहा। और उसने क्या करा सर? एक कॉपी को तो इस सेल में भेज दिया जो कि इस तरह से है, और ये डीएनए लग नहीं रहा है। कहाँ कहाँ का डीएनए सर? ये क्या बना रहे हो आप? कुछ भी बना दे रहे हो? रात हो गई तो ऐसे थोड़ी कुछ भी बना दोगे। और यहाँ पे क्या करोगे? एक इंफॉर्मेशन को यहाँ दे देगा। तो क्या करा ना उसने? अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करा सर? पास कर दिया, जो कि उसने मिलियंस ऑफ ईयर में इकट्ठा करी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रीजन ऑफ वाई सेल डिवाइड, तो सेल पास करता है इंफॉर्मेशन टू डॉटर सेल विच इवॉल्व इन मिलियंस ऑफ ईयर। सेल को ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग गए थे। वो डीएनए का डुप्लीकेशन करता है, यानी डीएनए का जो है डबल करता है और अपनी इंफॉर्मेशन को पास कर देता है सर नेक्स्ट सेल में। तो अगली जनरेशन में पास कर देता है। अगले लेक्चर में हम डीएनए, क्रोमेटिन और क्या किसके बारे में? क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक चीजें पढ़ी कि आखिरकार सेल क्या होता है, सेल क्यों बना, उसके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चन करे। साथ में मैंने आपको ये बताया कि सेल साइकिल एंड डिवीजन वाला चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है हमारा सर, एक तो कनेक्ट करता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, साथ में उसको कनेक्ट करता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, और उसको कनेक्ट करता है सर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी दो चैप्टर, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और एप्लीकेशन। तो अगर आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आएगा तो आप जो है अच्छे से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस करोगे, साथ में एमबीआई कर ले जाओगे और बायोटेक भी कर ले जाओगे। तो मेरे संग अगर आप जुड़े रहोगे तो आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बहुत आसान लगेगा। इसमें बहुत सारे लेक्चर आ जाएंगे, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो अलग अलग एग्जाम में भी देखने को मिलता है, चाहे आप लैब असिस्टेंट की तैयारी करो या फिर क्या कहते हैं बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग, या फिर आप क्या कहते हैं एमबीबीएस, चाहे किसी भी एंट्रेंस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें माइटोसिस मियोसिस के बारे में पूछा जाता है। तो मेरे संग बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू। और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।